अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, हमारी जो है चैप्टर नंबर 18 की लास्ट एक्सरसाइज है 18.7 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। तो साइड पे जो है पेज चल रहा है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। उसमें द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हमने कंडीशन बनानी है, सही है। ये कह रहे हैं कि करंट जो है किसी भी वायर में जो करंट आ रहा है, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास उसको हम डिनोट करते हैं वी से, यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास सेम होता है। कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। सही, आप चाहो तो डबल कंडीशन बना सकते हो, यानी कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, फिर आप आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना दो 1/r के। सही है, तो हम इसको एक ही बार डायरेक्ट कंबाइन कर देंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि इसके नीचे इनवर्सली रिलेशन है तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल आर। आगे बोल रहे हैं कि इफ आई इक्वल टू 6 एम्पियर when V equals to 220 वोल्ट, यानी कि I जो है हमें गिवन है कितना, I हमें गिवन है 6 एम्पियर्स, 6 एम्पियर्स आ जाएगा। और उसके बाद हमें गिवन है V यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज हमें गिवन है 220 वोल्ट। सही है, वोल्टेज की यूनिट हमारे पास वोल्ट होती है। अच्छा, आगे हमें बोला हुआ है एंड रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है 5 ओम, यानी कि हमें करंट की वैल्यू दी गई है, वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 और ये ओहम का सिंबल है। अब हमने निकालना क्या है, वोल्ट एंड R इक्वल टू 8 ओम। सही है, वो नेक्स्ट कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, तो कंडीशन नंबर 1 हमारे पास यही है कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो हमने I का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना दिया V के साथ और इनवर्सली रिलेशन बना दिया R के साथ। तो हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटेगा तो हमारे पास लाजमी एक कांस्टेंट आएगा और हमारे पास इक्वल टू का साइन आएगा। तो कांस्टेंट यहाँ पे k आ गया, v अपनी जगह पे और r हमने सिंबल डिवाइड में लिख दिया। अब हमें जो वैल्यूज गिवन है वो हमने सिंबल पुट करनी है। i की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 6 और k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उसके बाद v की जगह पे 220 और डिवाइड में r की जगह पे। सही है, अब हमने क्या करना है कि आप चाहो तो सबसे पहले सेट करवा दो। तो अगर मैं k के लिए सेट करवाऊंगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ और 220 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सही है, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 6 5 होता है हमारे पास 30 और उसको हमने डिवाइड करवाना है 220 से। तो हम सिंपल 30 को डिवाइड करवा देंगे 220 से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.136। तो k की वैल्यू आई है हमारे पास 0.136। अच्छा, ये कांस्टेंट है, इसकी यूनिट नहीं होगी तो सिंपल हमारे पास अभी कांस्टेंट की वैल्यू आई है। अब दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या दी हुई हमें, इन्होंने कहा है कि फाइंड I, यानी कि आप I फाइंड करो। I मींस करंट। ये कंडीशन नंबर 2 है। सही है, फाइंड I फाइंड करना है, जबकि हमें वैल्यू दी गई है V की 180, V हमें गिवन है 180 वोल्ट और हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है 8 ओहम, 8 और ये ओहम का सिंबल। सही है। अच्छा, अब इक्वेशन यही रहेगी हमारी। इक्वेशन क्या थी, I इक्वल टू KV/R। सही है, K की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.136 मल्टीप्लाई है V हमें गिवन है। अच्छा, ये वाला पुट करना है, पुराना वाला पुट नहीं करना। सही है, यहाँ पे आ जाएगा 180, उसके डिवाइड में रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सिंपल 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास करंट I आ जाएगा। तो 0.136 मल्टीप्लाई बाय 180 इक्वल्स टू 24.48। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24.48 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको हम डिवाइड करवा देंगे 8 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास करंट का 3.06। तो I हमारे पास आ गया 3.06 और करंट की यूनिट हमें लाजमी लिखनी है क्योंकि आंसर में हमें गिवन है, तो हमारे पास आ जाएगा 3.06 एम्पियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर इन फुट कैंडल। सही है,
तो हमें लाइट की इंटेंसिटी दी हुई है फुट कैंडल में, सही है। तो हमने यूनिट पे यहाँ पे फोकस नहीं करना, हमने सिर्फ नंबर पे फोकस करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं। तो हमें फुट कैंडल्स में यहाँ पे दी हुई है इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स, सही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कंडीशन बनानी है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम लोग आई से डिनोट कर सकते हैं, इंटेंसिटी, आई फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सही है। वो कह रही है वेरीज डायरेक्ट इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली का मतलब है हमारे पास कि 1/, में लिखेंगे। अच्छा, डिस्टेंस को हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं और डी से भी करते हैं। तो बुक में चेक करते हैं, हमें जिससे दिया हुआ है मुझसे डिनोट करेंगे। तो आप चाहो तो आर से कर लो, चाहो तो डी से डिस्टेंस, तो डी का स्क्वायर आ जाएगा, सही है। आगे कंडीशन दी हुई है कि सपोज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ हाई बल्ब इज 0.08 फुट कैंडल्स, यानी कि इंटेंसिटी हमें गिवन है कितनी, आई हमें गिवन है 0.08 फुट कैंडल्स, सही है। अच्छा, और उसके बाद हमें एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, डिस्टेंस यानी कि डी हमें दिया हुआ है कितना, 3, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल मीटर, सही है। अच्छा, आगे वाली कंडीशन जो है वो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आई जो है वो यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटाएंगे हम लोग, इक्वल टू लगाएंगे और के आएगा और डिवाइड में डी स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल, सही है। अच्छा, आई की वैल्यू है 0.08 इक्वल्स टू के, और यहाँ पे डी का स्क्वायर है, डी की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 0.08 इक्वल्स टू के, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे आ गया सिंपल 9। अब हमें 9 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो के की वैल्यू आ जाएगी के इक्वल्स टू 0.08 मल्टीप्लाई बाय 9, 0.08 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.72। तो के की वैल्यू आ गई 0.7 और 2। अच्छा, अब कंडीशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कंडीशन नंबर 2 में कहा है हमें कि फाइंड द इंटेंसिटी लेवल एट 8 मीटर्स, यानी कि हमें इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है। ये कंडीशन नंबर 2 है, आई हमने मालूम करना है, जबकि हमें डिस्टेंस यानी कि डी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा डी हमें गिवन है 8 मीटर, सही है। फॉर्मूला है हमारे पास आई इक्वल्स टू के ओवर डी का स्क्वायर। आई हमने निकालना है, इंटेंसिटी हमने निकालनी है। अच्छा, के की जगह पे आ जाएगा 0.72 ओवर डी 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.72 डिवाइड में 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा 0.72 डिवाइडेड बाय 64, 72 डिवाइडेड बाय 64, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.011 हमारे पास आएगा इंटेंसिटी लेवल 0.011। अच्छा, यूनिट जो हमें दी है हमने वही यूनिट लिखनी है आंसर में भी, तो हमें दी है फुट कैंडल्स, तो आप यहाँ पे लिख दोगे फुट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं FT, और हम यहाँ पे लिख देंगे कैंडल्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो है वो गिवन है द स्ट्रेंथ S ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम। तो कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर बीम है, उसकी जो स्ट्रेंथ हमें गिवन है कैन वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेथ, यानी कि स्ट्रेंथ को हम डिनोट करेंगे ऐसे, और वो कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेथ, ब्रेथ को हम डिनोट करेंगे B से। तो स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रेथ, ब्रेथ मीन होता है हमारे पास चौड़ाई, तो स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रेथ के एंड द स्क्वायर ऑफ डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये भी स्क्वायर ऑफ डेप्थ, तो यहाँ पे आ जाएगा डेप्थ को हम डिनोट करें D से, सही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम लोग S फॉर स्ट्रेंथ है, और हमारे पास जो है वो D फॉर डेप्थ और B फॉर ब्रेथ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपल सिंपल यूज करना है, यानी कि S, D और B, B फॉर ब्रेथ, D फॉर डेप्थ और S फॉर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रेथ और डेप्थ के स्क्वायर के। अच्छा, आगे हमें वैल्यूज इसकी गिवन है कि इफ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, और ब्रेथ का मतलब हमारे पास होता है चौड़ाई, यानी कि हमें B की वैल्यू गिवन है, B यानी कि ब्रेथ, तो B हमें गिवन है कितनी, 9 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि 12 सेंटीमीटर डीप, यानी कि डेप्थ हमें गिवन है, D हमें गिवन है 12
सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है सपोर्ट 1200 पाउंड। अच्छा, पाउंड जो हमारे पास यूनिट होती है फोर्स की, सही है। तो हमें यहाँ पे गिवन है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी फोर्स होती है, तो हमारे पास एस की यूनिट है 1200 पाउंड। अच्छा, ये एफपीएस में हमारे पास जो है वो यूनिट होती है, जिस तरह हमारे पास न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट, इस तरह एफपीएस सिस्टम में हमारे पास जो है वो यहाँ पे पाउंड होती है। तो 1200 पाउंड दिया हुआ है, और पाउंड को हम डिनोट करते हैं एलबी से, सही है। इसको जो शॉर्ट फॉर्म में हम एलबी लिखते हैं, पी नहीं लिखते। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल। एस प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटेगा, इक्वल टू आएगा के बी और डी का स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। हमने के की वैल्यू चाहिए, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाके सिंपल डिवाइड हो जाएंगे। के इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय बी डी का स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल। के इक्वल टू एस की जगह एस की वैल्यू हमारे पास 1200 1200 डिवाइडेड बाय बी की जगह ब्रेथ गिवन है हमें 9, यहाँ जगह 9 मल्टीप्लाई बाय डी का स्क्वायर है, तो डी की वैल्यू हमारे पास 12 है, और 12 का सिंपल स्क्वायर आ जाएगा, सही है। के इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस 144 को 9 से मल्टीप्लाई करके 1200 से डिवाइड करवा देंगे। 144 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास आएगा 1296। के इक्वल्स टू 1200 डिवाइडेड बाय 1296। तो 1200 को हम डिवाइड करवाएंगे 1296 से, तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 1200 डिवाइडेड बाय 1296, हमारे पास आ जाएगा 0.925। के की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.925। अच्छा, पॉइंट के पास सिर्फ 3 डेसिमल लिया हमने, तो ये के की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट कंडीशन की तरफ मूव करना है। आगे इन्होंने हमें बोला है कि व्हाट वेट ऑफ अ बीम। वेट का मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यानी कि फोर्स है, स्ट्रेंथ है या वेट है, आप समझ जाना है कि आपने एच जो है वो निकालना है। तो कह रहा है व्हाट वेट ऑफ अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि जब आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, और वाइड का मतलब है चौड़ा, यानी कि ब्रेथ। तो ब्रेथ आपको गिवन है, ब्रेथ आपको गिवन है कितनी, 12 सेंटीमीटर, यानी कि बी आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, और आपको डेप्थ गिवन है 9 सेंटीमीटर डीप, यानी कि आपके पास डेप्थ गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो तकरीबन सेम वैल्यूज हमें गिवन है, हमने स्ट्रेंथ यहाँ पे निकालनी है। तो इक्वेशन हमारी सेम है, एस इक्वल्स टू के बी और डी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे। के की वैल्यू है हमारे पास 0.925 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमें गिवन है 12 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ का स्क्वायर है, यानी कि डी है हमारे पास डेप्थ 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर, सही है। अब s इक्वल्स टू 0.925 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इन तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगी 0.925 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 81। तो आंसर है हमारे पास 899.1। तो 899 गिवन है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 900 पाउंड, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद डेसिमल में सिर्फ 3 नंबर्स लिए हैं। अगर आप सारे नंबर्स लोगे तो आंसर 900 ही आएगा। तो क्योंकि आपको 900 गिवन है, तो आप लिख दोगे इक्वल्स टू 899.1, और ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा 900, और इसकी यूनिट होती है पाउंड, और पाउंड को हम लिखते हैं एलबी से। तो हमारे पास सिंपल स्ट्रेंथ आ गई। अच्छा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेबर कॉस्ट। अच्छा, ये कॉस्ट लिखा हुआ है, असल में कॉस्ट लिखा हुआ है, ये सही है। तो बुक में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है कॉस्ट में हमारे पास कीमत। तो कह रहे हैं कि जो लेबर की जो कीमत है वो वेरीज जॉइंटली। अच्छा, अब यहाँ पे डायरेक्टली का वर्ड यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ है जॉइंटली। तो जॉइंटली का मतलब हमारे पास होता है वेरीज डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अच्छा, वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन। अच्छा, हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ना हमारे पास, नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने डिनोट करना है किससे, एन से, सही। नंबर ऑफ वर्कर्स को हमें डिनोट करना है एन से, और यहाँ पे हमारे पास जो है लेबर कॉस्ट, उसको हमें डिनोट करना है सी से, यानी कॉस्ट जो है उसको हमें डिनोट करना है किससे, सी से, और नंबर ऑफ वर्कर्स को हमें डिनोट करना है एन से, सी, और यहाँ पे आ जाएगा एन, सिंपल। तो कह रहे हैं कि लेबर कॉस्ट वेरीज जॉइंटली एज अ नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि हमारे पास जो लेबर कॉस्ट यानी कि सी जो है, सबसे पहले कंडीशन बनाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है,
सी के सॉरी एन के यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ वर्कर्स आप बढ़ाते रहोगे उतनी आपके पास जाहिर सी बात है पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर एक वर्कर की दिहाड़ी एक दिन में 1000 है तो 10 मजदूरों की 10,000 होगी। अगर आप 5 मजदूर एक्स्ट्रा बढ़ाओगे यानी कि 15 मजदूर कर दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15,000 रुपये दिहाड़ी देनी पड़ेगी। तो लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज। तो एवरेज नंबर ऑफ डेज का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा दिन बढ़ते रहेंगे जाहिर सी बात है उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर 5 दिन में आप मजदूर को दिहाड़ी दे रहे हो 15,000 रुपये, अगर काम आपका 10 दिन में चले आता है तो वही आपको पैसे देने पड़ेंगे 30,000 रुपये। तो नंबर ऑफ डेज को हम डिनोट करेंगे डी से, एवरेज नंबर ऑफ डेज बोला हुआ है उसको हम डिनोट करेंगे डी से, तो एन के साथ यहाँ पे आ जाएगा डी, यानी कि जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ वर्कर्स के और नंबर ऑफ डेज के। आगे इन्होंने कहा हुआ है हमें इफ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे जो गिवन है वो लिखना है, कॉस्ट यानी कि सी ऑफ कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स। अब 100 वर्कर्स जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स है, कॉस्ट हमें हमेशा रुपीज में दी होगी, तो हमें जो ये सी नहीं एन दिया हुआ बल्कि कितने 100, एन हमें 100 दिया हुआ। आगे बोला हुआ फॉर 15 डेज, डेज हमारे पास डी कितना है 15, और लास्ट में हमें दी हुई प्राइस, और प्राइस हमें दी हुई है 9,000। सही है, तो ये 9,000 जो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट है, सी है ये, एन नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9,000। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 300 वर्कर्स। अच्छा ये नेक्स्ट कंडीशन है वो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले पहली कंडीशन करते हैं, हम लोग के निकालते हैं। तो हमने क्या करना है, इस साइन को हटाना है, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल्स टू लगाना है, के लगाना है और एन डी। सबसे पहले के की वैल्यू निकालनी है हमने, तो ये एन और डी मल्टीप्लाई और माइनस के डिवाइड हो जाएंगे, तो के इक्वल हो जाएगा सी ओवर एन डी, ये मल्टीप्लाई माइनस के डिवाइड होगा। अच्छा अब हमने क्या करना है, के सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, के इक्वल्स टू सी की वैल्यू है हमारे पास 9,000 ओवर एन की वैल्यू है हमारे पास 100, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डेज के साथ, डेज है हमारे पास टोटल 15, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो के की वैल्यू आ जाएगी 9,000 सबसे पहले 100 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो ये 1500 हो जाएगा। 9,000 100 मल्टीप्लाई 15, 1500, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। आप चाहो तो कट करना चाहो तो या डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो आपके पास पॉइंट में आंसर, या तो सिंपल इंटीजर्स में आंसर आ जाएगा। 90 डिवाइडेड बाय 15 हमारे पास आ गया 6, तो ऐसे भी काट सकते हो 15 6 90, तो के की वैल्यू आपके पास आ गई सिंपल 6। अब हमने करना है नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास कि देन फाइंड द लेबर कॉस्ट। आपने लेबर कॉस्ट यानी कि सी आपने निकालना है, तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पे आएगी, लेबर कॉस्ट यानी कि हमने सी जो है वो फाइंड करना है। अब हमें क्या गिवन है, अब हमें ये डी और एन के गिवन है वो चेक करते हैं। तो हमें बोला हुआ है कि ऑफ 300 वर्कर्स, 300 वर्कर्स क्या हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास कितने 300, और डेज हमें कितने गिवन है, डेज हमें गिवन है 20, डी डेज हमें गिवन है 20। सही है, अब सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, ये सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन वही रहेगी, c इक्वल्स टू के एंड डी। सही है, c हमने निकालना है, एक तरफ हुआ है टेंशन नहीं है, सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, k की जगह 6 मल्टीप्लाई बाय एन हमें दिया हुआ यहाँ पे 300, पुराना वाला नहीं पुट करना है, जो न्यू गिवन है वो पुट करना है। एन हमें गिवन है 300, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डेज हमें गिवन है 20, तो हमारे पास जो है वो सिंपल लेबर कॉस्ट आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आंसर आ गया हमारे पास 3 6 और 0 0 0, यानी कि 36,000 यूनिट 10 100 1000 10,000, यानी हमारे पास जो लेबर कॉस्ट है वो हमारे पास, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास 300 हो और टोटल डेज अगर हमारे पास 20 हो 20 हो, तो हमारे पास लेबर कॉस्ट जो है वो इतनी बनेगी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट क्वेश्चन है 18.7 का, और समझ लें चैप्टर नंबर 18 का भी जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं द सेल्स टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ अ कार। अच्छा, होता ये है कि हमारे पास जब भी कोई नया बंदा जो कार खरीदता है तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगता है, ऐसी बात है, तो जितनी महंगी गाड़ी होगी उतना ज़्यादा टैक्स होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 2 लाख रुपए की गाड़ी है तो उस पर अगर
आपको 15,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। तो अगर आप लोग उससे महंगी गाड़ी लोगे, यानी अगर 20 लाख की गाड़ी है 15,000 दे रहे हो, तो 40 लाख की गाड़ी पे आप हो सकता है कि डबल टैक्स दोगे, सही है। तो जितनी ज़्यादा महंगी गाड़ी खरीदोगे आप, उतना टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हमने वही प्राइस निकालनी है कि टैक्स कितना में देना पड़ेगा। द सेल्स टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार, सेल्स टैक्स को आपकी मर्जी है, आप टी से डिनोट कर लो, आप एस से डिनोट कर लो। तो हम क्या करते हैं कि सेल्स टैक्स को एस बनाते हैं और छोटा सा टी बनाते हैं, ताकि आपको पता चले सेल्स टैक्स है ये। तो हम इस तरह से लिखते हैं इसको, सेल्स और छोटा सा यहाँ पे टी बनाते हैं, ताकि सेल्स टैक्स। अच्छा, सेल्स टैक्स परचेज ऑफ अ न्यू कार वैल्यूज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ अ कार। अच्छा, प्राइस ऑफ अ कार को हम पी से डिनोट कर सकते हैं, तो हम इसको डिनोट करें यहाँ पे पी से। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, ये सेल्स टैक्स को हम डिनोट कर रहे हैं एस और छोटा सा टी लगाएंगे, और कार की प्राइस को हम पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, आप पी से डिनोट करना चाहो पी से कर लो, सी से करना चाहो सी से कर लो। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि इफ अ न्यू कार इज परचेज्ड इन 20 लाख। अच्छा, 2 के बाद जो है हमारे पास यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, यानी कि ये 2 लाख लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे दी हुई प्राइस गिवन है, यानी कि हमारे पास जो न्यू कार है उसकी प्राइस हमें कहना है, इफ अ न्यू कार इज परचेज्ड 2 लाख, यानी कि आपको पी दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना है, कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो आपको दिया है, 1 2 3 4 5 और ये हमें प्राइस दी है एक न्यू कार की, सही है। अच्छा, उस पर जितना भी टैक्स लगता है, देन द सेल्स टैक्स इज रुपीज 40,000, और उस पर जो टैक्स लगता है, यानी सेल्स टैक्स जो हमारे पास लगता है उस पर वो लगता है 40,000 रुपये। तो ये हमें यूनिट 10, 100,000, 10,000, 40,000, सही है। यानी कि 20 लाख रुपए गाड़ी पे आपको 40,000 रुपये सेल्स टैक्स भरना है। तो आपने क्या करना है, हाउ मच सेल्स टैक्स इज चार्ज इफ अ न्यू कार इज प्राइस 28 लाख, यानी कि 28 लाख बोल लो। कह रहा है ना 20 लाख की गाड़ी है तो 40,000 रुपये टैक्स लग रहा है, तो 28 लाख की गाड़ी पे कितना टैक्स लगेगा। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि अपने कॉन्स्टेंट फाइंड करना है, उसके बाद सेकंड कंडीशन में जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि हम लोग एस डी के बाद इक्वल का साइन लगाएंगे के, और यहाँ पे सिंपल आ जाएगा पी, सही है। वैल्यूज पुट कर दो, या पहले पी मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एस छोटा सा टी ओवर पी हमारे पास इक्वल हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो, इसकी वैल्यू हमारे पास 40,000, और प्राइस है हमारे पास 20 लाख। 1 2 3 4 5 6 जीरो हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, सही है। तो आप चाहो तो 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो काट दो, और बाकी इन नंबर्स को आपस में डिवाइड कर दो, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 200। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.02। हमारे पास जो के की वैल्यू आई है वो आई है 0.02। अब हमने क्या करना है कि हमने 20 लाख की गाड़ी पे पता करेगा कि कांस्टेंट हमारे पास 0.02 आया। अब हमने 28 लाख की गाड़ी पे पता करना है कि कितना जो है वो सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं कि हाउ मच सेल टैक्स इज चार्ज इफ अ न्यू कार इज प्राइस्ड एट 28 लाख। तो हमने पी गिवन है, पी हमें गिवन है 1 2 3 4 5 जीरो, इसके बाद 2 8 1 2 3 4 और ये 5, और हमने निकालना क्या है, हमने ये सेल्स टैक्स निकालना है एस, और ये टी निकालना है, सिंपल। तो इक्वेशन सेम रहेगी हमारे पास, एस टी इक्वल्स टू के पी, सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि के की वैल्यू पुट करनी है, और पी की जो हमें वैल्यू गिवन है वो पुट करनी है। के की वैल्यू पे हमने फाइंड की है 0.02 मल्टीप्लाई बाय पी, हमें दी हुई प्राइस ऑफ अ कार इज 28 2 3 4 5 जीरो, सही है। अच्छा, अब हमने इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो सेल्स टैक्स आ जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2 8 1 2 3 4 5। तो आंसर आया हमारे पास 56,000। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी की कीमत हमने बढ़ाई, पहले 20 लाख की गाड़ी थी तो 40,000 रुपये सेल्स टैक्स था, अब 28 लाख की गाड़ी है, तो आंसर हमारे पास आया है 56,000। ये हमारे पास आ गया सेल्स टैक्स, और इसके साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 18 वो भी कंप्लीट हुआ, और जितने भी पार्ट्स हम लोगों ने सारे पार्ट्स किए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लाजमी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।